नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं जमीन के नीचे दबे इतिहास को बाहर निकालने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में और उस 165 साल पुरानी विशाल संस्था के बारे में जो इन ऐतिहासिक खोजों को संभालती है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। कोई भी देश अपने प्राचीन इतिहास को जमीन से बाहर कैसे निकालता है, उसे समझता कैसे है और सबसे जरूरी बात, उसे महफूज कैसे रखता है। क्योंकि देखिए, अतीत को खोजने का मतलब सिर्फ फावड़ा लेके मिट्टी खोदना नहीं है। इसके लिए जमीन के नीचे एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली चाहिए और जमीन के ऊपर एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। पहला, उत्खनन का विज्ञान। दूसरा, अभिलेख और पुरालेख। तीसरा, एएसआई का जन्म। चौथा, सिंधु घाटी की खोज। पांचवा, इस विशाल धरोहर का प्रबंधन। और आखिर में आधुनिक चुनौतियां। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, उत्खनन का विज्ञान यानी द साइंस ऑफ एक्सकवेशन। इतिहास को जमीन से निकालने का सबसे अहम तरीका है लंबवत उत्खनन या वर्टिकल एक्सकवेशन। आसान भाषा में कहें तो ऊपर से नीचे की ओर तब तक खुदाई करना जब तक कि नेचुरल सॉइल यानी अछूती प्राकृतिक मिट्टी ना मिल जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे हम समय में पीछे जा रहे हैं। हर मिट्टी की परत अपने आप में इतिहास का एक पन्ना होती है जो हमें इंसानी सभ्यता के क्रमिक विकास की पूरी कहानी सुनाती है। स्टेप्ड ट्रेंचिंग यानी सीढ़ीदार खाइयों वाली तकनीक इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से समझाती है। पुरातत्ववेद इसका इस्तेमाल करके एक सांस्कृतिक पैमाना या कल्चरल स्केल तैयार करते हैं। मतलब वे धरती की परतों को किसी ऐतिहासिक बही खाते की तरह पढ़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी एक जगह पर अलग अलग समय में कितनी पुरानी बस्तियां आबाद रही होंगी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डिकोडिंग इंस्क्रिप्शंस एंड एपिग्राफी। यानी सिर्फ मिट्टी से काम नहीं चलेगा, अब हमें पत्थरों से भी बात करनी होगी। पुरानी खोजों को प्रामाणिक साबित करने के लिए प्राचीन लेखों का अध्ययन बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, कागज या पत्तों पर लिखे गए साहित्यिक ग्रंथ कितने नाजुक होते हैं। उनकी बार बार नकल की जाती थी, जिससे उनमें मिलावट या बाद में बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके ठीक उलट, जो चीजें ठोस पत्थरों पर उकेरी गईं, जिन्हें हम अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो अपने समय के एकदम पक्के और बिना किसी छेड़छाड़ वाले रिकॉर्ड होते हैं। उनके स्थायी होने की वजह से ही उन्हें इतिहास का अकाट्य प्रमाण माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इतिहास की हर लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जहाँ एक तरफ 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ लिया था, वहीं पशुपति की इस मोहर पर उकेरी गई रहस्यमयी हड़प्पाई लिपि आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी और अनसुलझी पहेली बनी हुई है। चलिए अब पत्थरों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और भाग 3 पर आते हैं, बर्थ ऑफ द एएसआई। उस सरकारी ढांचे की बात करते हैं जो इन सब चीजों की देखरेख करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का शुरुआती इतिहास किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे शुरू किया, लेकिन 1888 से 1898 के बीच बग क्राइसिस नाम का एक ऐसा दौर आया जब फंडिंग की इतनी कमी हो गई थी कि लगा ये संस्था बंद ही हो जाएगी। खैर 1902 में लॉर्ड कर्जन के वक्त में इसका पुनरुद्धार हुआ, जिसने आगे चलकर एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की नींव रखी जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो ऐतिहासिक मोड़ था हमारा भाग 4, द इंडस वैली ब्रेक थ्रू। ये वो खोज थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बात 1921 की है, जब तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की वो ऐतिहासिक खोज हुई। उस वक्त एएसआई को अपने वजूद को सही साबित करने के लिए बिल्कुल ऐसी ही किसी बड़ी और धमाकेदार खोज की सख्त जरूरत थी। और इस शानदार खोज ने न सिर्फ प्राचीन इतिहास की समझ को बदल कर रख दिया, बल्कि एएसआई की अहमियत को भी हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब आते हैं भाग 5 पर, मैनेजिंग अ मॉन्यूमेंटल हेरिटेज। मतलब इतनी बड़ी धरोहर को आज के समय में संभाला कैसे जा रहा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3,500 से भी ज्यादा, 3650 प्लस। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की संख्या है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनका सीधा प्रशासन और रखरखाव एएसआई के कंधों पर है। अब इतनी विशाल धरोहर को संभालने के लिए कोई छोटी मोटी टीम तो चलेगी नहीं।
राइट। इसके लिए एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है। इसमें 34 क्षेत्रीय प्रशासनिक सर्कल हैं। महत्वपूर्ण स्थलों के ठीक बगल में 50 समर्पित साइट म्यूजियम्स हैं। पुरानी चीजों को केमिकल्स के जरिए सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष साइंस ब्रांच है, और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एपिग्राफिया इंडिका और एंशिएंट इंडिया जैसे कई बड़े प्रकाशन भी इसी का हिस्सा हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भाग 6, मॉडर्न क्रिटिक्स एंड चैलेंजेस। किसी भी विशाल सरकारी ढांचे की तरह एएसआई के सामने भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आइए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इन पर बात करते हैं। 2013 की सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। इस सरकारी ऑडिट में पता चला कि राष्ट्रीय महत्व के कम से कम 92 संरक्षित स्मारक बिना किसी सुराग के एकदम गायब हो चुके हैं। सोचिए, ऑडिट टीम केवल 45% संरचनाओं को ही फिजिकली वेरीफाई कर पाई। ये चीज साफ दिखाती है कि हजारों स्मारकों पर एक साथ मजबूत निगरानी रखना एएसआई के लिए कितना बड़ा संघर्ष बन चुका है। इसके साथ ही कई स्कॉलर्स ने इस संस्था के काम करने के तरीके की भी आलोचना की है। आशीष अविकुंठक जैसे विद्वानों का तर्क है कि मनमाने तबादले और खराब वर्किंग कंडीशंस इस संस्था के अंदर नौकरशाही को और भी ज्यादा हावी कर देते हैं। ये आलोचनाएं इस बात पर भी जोर देती हैं कि जब अयोध्या जैसे संवेदनशील ऐतिहासिक उत्खनन की बात आती है तो ये साफ हो जाता है कि एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रक्रिया और संस्थागत राजनीति के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा तनाव रहता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे धरती खुदाई में अपने और भी प्राचीन रहस्यों को उगल रही है, क्या एक अत्यधिक नौकरशाही वाली ये व्यवस्था वास्तव में हमारे बहुमूल्य अतीत को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है? पुरातत्व के विज्ञान और प्रशासनिक यथार्थ के बीच का ये नाजुक संतुलन ही आने वाले समय में ये तय करेगा कि हमारा इतिहास कितना सुरक्षित रह पाएगा।